स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो था अनसुपरवाइज लर्निंग। हमने ये देखा था कि कैसे केमेडॉइड और के मीन्स क्लस्टरिंग काम करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो दरअसल है सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर कि ये सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है, ये काम कैसे करता है और कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जिनके थ्रू हम सुपरवाइज लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इसकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक फिनोमेना सुपरवाइज लर्निंग का सेम रहता है। मैं अपने इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखो, मैंने आपको पहले लर्निंग वाले लेक्चर में ये एग्जांपल्स दी थी कि ये सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज़ होती है, और हमने बात की थी कि स्पैम क्लासिफिकेशन के मतलब अगर आपके पास कोई ईमेल ये देखनी हो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट डाटा कि ये ईमेल स्पैम क्लास से रिलेटेड है या नॉट स्पैम क्लास से रिलेटेड है, तो वो हम ये उस तरीके से ये काम कर सकते थे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये सुपरवाइज लर्निंग ये अप्लाई कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ ज़हन में रखो कि सुपरवाइज लर्निंग जो होती है ना, ये दरअसल नोन एग्जाम्पल या लेबल्ड एग्जाम्पल्स के ऊपर होती है। अब आप ये कहोगे कि ये लेबल्ड एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, तो मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल से आपको मिसाल देता हूँ। लेबल्ड एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होती है कि मसलन मैं यहाँ पे आपको ये कह देता हूँ कि मेरे पास ये एक इमेज है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन इमेज, ये वाला, और इस इमेज के रिलेटेड मेरे पास इस इमेज का कोई ना कोई लेबल है। मैं इसकी एक्चुअल आउटपुट कह देता हूँ कि इसको मैं क्या कहूँगा, मतलब ये इसको मैं कह देता हूँ कि दैट इज़ एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट इसकी ये इमेज किसका है, ये इमेज फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ पर्सन P1 का है। एक पर्सन है, उसको मैं कह देता हूँ ये P1 है। अच्छा, अब एक और इमेज है, वो इमेज कोई इस तरह का है, लाइक दिस वन, और ये इमेज किसका है, ये इमेज हमारे पास P2 का है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब इस तरह हमारे पास जितने इमेजेस होंगे हम उनको क्लास दे देते हैं कि ये इस क्लास का इमेज है, ये इस क्लास का इमेज है, मतलब ये दरअसल इसका एक्चुअल लेबल है। अब ये लेबल का काम क्या होता है। लेबल का काम ये होता है कि जब हम सुपरवाइज लर्निंग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए हम ये बताते हैं कि अगर इस तरह की इमेज होगी तो आप समझ लेना कि आपके पास इसको ये प्रेडिक्ट करना है। ये ऐसे ही है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई छोटा बच्चा हो और आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग के दौरान आप उसको ये कोई चीज़ ABC सिखाते हो या कोई ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाते हो, तो आप उसको क्या कहते हो, आप ये कहते हो कि अगर ये इस तरह लिखा होगा तो आपने इसको A पढ़ना है, और अगर ये इस तरह लिखा होगा तो आपने इसको P पढ़ना है। अब अगर वो बच्चा ये कहता है कि ये तो इस तरह लिखा हुआ है, तो ये दरअसल इससे रिजेंबल तो करता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कह देगा कि ये P है। और अगर कल को इस तरह कोई A लिख देता है तो वो ये कह देगा कि ये हमारे पास A ही है। अब ये क्या है कि हमने उस छोटे बच्चे की या उस जो भी आपके पास पर्सन है उसकी हमने ट्रेनिंग की है कि दरअसल अगर इस तरह की चीज़ हो तो इसको आपने ये कहना है। या हम 1 2 3 की एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस, और अगर मैं किसी को ये बताता हूं कि अगर ये इस तरह लिखा होगा तो इसको आपने 2 कहना है, और अगर कल को अगर ये 2 कोई इस तरह का लिखा हुआ आ जाता है तो ये दरअसल इससे मिलता जुलता तो है। तो ये जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब ये हम सुपरवाइज लर्निंग परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स टू से कि हम इनपुट भी दे रहे हैं और हम उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स भी दे रहे हैं। जब आपके पास ट्रेनिंग के लिए इनपुट्स भी हों और उसके करस्पॉन्डिंग लेबल भी हों, और बाद में आपका जो एल्गोरिथम या आपका जो सिस्टम है वो उसको लर्न करे, तो दैट इज़ नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। मसलन अगर ये कहा जाए कि आपके पास ईमेल स्पैम है, नॉट स्पैम है, क्या वो स्पैम है कि नहीं है, हम उसको ये कह देते हैं कि वो स्पैम है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। कि मसलन मैं ये कह देता हूँ कि अगर
आपकी ईमेल में इतने परसेंट जो लेटर्स हैं या इतने परसेंट जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो अगर इससे बिलोंग करेंगे तो समझ लो कि वो स्पैम है, और अगर वो इससे बिलोंग नहीं करते तो समझ लो कि वो नॉट स्पैम है। सो ये भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है। एक चीज़ याद रखनी है, जो सुपरवाइज लर्निंग है ना, इसमें आगे फर्दर कई टाइप्स होती हैं। एक चीज़ होती है रिग्रेशन। एक चीज़ होती है क्लासिफिकेशन। ये मैं आपको बता के भी आया हूँ पहले लर्निंग वाले लेक्चर में। क्लासिफिकेशन ये जो होती है ये कंटिन्यूस वैल्यू पे होती है, मतलब जो हमारे पास लेबल्स होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, और जो ये चीज़ होती है ये डिस्क्रीट होती है, मतलब लेबल्स जो होंगे 1, 2 और 3 और समथिंग कोई क्लास से बिलोंग करेंगे, मतलब कोई डिस्क्रीट क्लास होगी। मसलन हम ये कहते हैं कि ये ह्यूमन जो है ये मेल है, फीमेल है, तो अब ये हमारे पास 2 क्लासेस आ रही हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि आज दिन है या रात है, तो अब भी मैं कह सकता हूँ कि ये 2 क्लासेस बन गई। अगर मैं ये कह देता हूँ कि आपके पास कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई, उसमें फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, ये भी येस और नो में आंसर आ गया, ये भी 2 क्लासेस आ गई। मतलब जहाँ पे आपके पास क्लासेस आ जाएं समझ लो कि वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मल्टी क्लास भी हो सकती है। मसलन आप लोगों का अभी आपके पेपर होंगे और आपके कोई ना कोई ग्रेड अगर बनते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स के ग्रेड कैलकुलेट करने हों तो आपको ये कहा जाता है कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि बताए कि अगर ये इतने मार्क्स हैं तो इसके रिलेटेड इसका ए ग्रेड है, अगर इतने हैं तो इसके रिलेटेड बी ग्रेड है, अगर ये है तो इसका सी ग्रेड है। मतलब ये आपकी एक तरह से क्लासेस बन रही हैं। सो वो जितने ग्रेड्स होंगे, अब ये क्या बन गए, ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन गई। सो दिस इज़ हाउ द सुपरवाइज लर्निंग वर्क्स। और अगर हम यही बात करें रिग्रेशन की, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि हाउस प्राइस एस्टिमेशन जिसमें कोई कंटिन्यूस वैल्यू होती है तो उसको आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल था। अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ बयान करूँ, वो ये कि हमारे पास एक चीज़ होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये एक ह्यूमन ब्रेन लाइक एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया गया है जैसे हम अपने ह्यूमन ब्रेन को ट्रेंड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में बताया भी है ABC वाली में, जैसे ह्यूमन को ट्रेंड किया जाता है उसी तरह ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क बनाया जा सकता है। मतलब उसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस वैसे ब्रेन नहीं होता, लेकिन उस तरह का आर्किटेक्चर बनाया जाता है। एक चीज़ याद रखनी है, ये इसका जो को रिलेशन है वो ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं है। इसको सिर्फ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन न्यूरल एक्टिविटी से मिलता जुलता होता है जो कि ह्यूमन माइंड में चल रही होती है, या जिस तरह ह्यूमन चीज़ों को लर्न करता है। हम अपने आगे आने वाले सेक्शन में इन चीज़ों को देखते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? हमारे पास जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन हमारे पास, ह्यूमन ब्रेन हैज़ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स इन ह्यूमन ब्रेन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग द केमिकल। अब ह्यूमन ब्रेन के अंदर इस तरह का ना कोई केमिकल्स काम करते हैं जो कि सिग्नल्स को बैक एंड फ्रोथ मूव करते हैं। ये जो बैक एंड फ्रोथ का फिनोमेना है ये कुछ इस तरह होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन को काफ़ी देर बाद देखते हो, कोई आप ये कह लो कि आप 20 ईयर्स बाद या 30 ईयर्स बाद किसी पर्सन से मिलते हो, तो आप एक दफ़ा अपने ब्रेन को ट्यून अप करते हो कि लेट मी सी इफ़ दिस पर्सन इज़ दैट व्हाट आई एम सीइंग नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी सीन अराउंड 20 ईयर्स अगो। अब ये जो चीज़ आप कर रहे होते हो ये दरअसल ये केमिकल में चेंजेस आ रही होती हैं। मतलब हम अपने केमिकल को ऊपर नीचे करते हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो लर्न करते हैं। क्योंकि हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखो, हमारे पास एक इनपुट सिग्नल जाता है जो कि हमें मिला। ये इनपुट सिग्नल हमें टच की सेंस से भी मिल सकता है, साइट से भी मिल सकता है, हियरिंग से भी मिल सकता है, व्हाट्सोएवर।
इवन स्मेल से भी मिल सकता है। ये न्यूरल सिग्नल जाता है, ये न्यूरल सिग्नल आगे डेंड्राइट्स पे चला जाता है। ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स दरअसल हमारे रियल बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के अंदर इंटरकनेक्ट, उनको न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स के साथ जोड़ने के लिए, उनके कनेक्शन करने के लिए ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये वो पार्ट होता है न्यूरॉन का। ये एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन का आर्किटेक्चर है। मसलन इसमें एक सेल न्यूक्लियस होगा, इसमें ये एक्सॉन होगा। ये एक्सॉन क्या करता है? ये यहाँ से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद फर्दर आगे भेज देता है। और इन यहाँ पे सिनेप्टिक वेट्स भी होते हैं, मतलब ये वो वेट्स हैं या वो केमिकल है जो ऊपर नीचे होने की वजह से हम चीज़ों का फैसला करते हैं या हम चीज़ों को शनाख्त करते हैं। फिर वो आउटपुट जनरेट होती है और ये आउटपुट फर्दर आगे किसी नए न्यूरॉन से मिलती है और मिलने के बाद ये कंप्लीट आर्किटेक्चर बनता है जिसको कि हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, मतलब हमारा ब्रेन का न्यूरॉन्स का नेटवर्क। सो हम इस चीज़ को अब यहाँ पे सेल न्यूक्लियस और सोमा, ये जो चीज़ है इसको सोमा कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जो कि फायरिंग कर रहा होता है। ये फायरिंग क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, एक्सॉन इज capable that is axon is a cable that is used by neurons to send information। ये मैंने आपको बताया भी है कि ये इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन को भेजनी है कि नहीं भेजनी, ये इसका काम होता है। और सिनेप्स इज अ कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड अदर न्यूरॉन्स डेंड्राइट, ये वो सिनेप्सेस होते हैं जो कि अगले न्यूरॉन्स के साथ जाके मिलते हैं, मतलब अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाके मिलते हैं। मतलब एक के इनपुट किसी नेक्स्ट की जो है वो आउटपुट बन जाती है। सो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वाई वी नीड इट, राइज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। एक हमारे पास रिसर्चर थे जिनका ये नाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वॉन मैकॉप एंड वाल्टर पेट्स। ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड ब्रेन का 1943 में दिया था और इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन जो ब्रेन है या उसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो एक सिंपल लॉजिक गेट्स के तौर पे काम करते हैं। सो जब मल्टीपल सिग्नल अराइव होते हैं एट द डेंड्राइट and then integrated into the cell body, and if the accumulated signal exceed a certain threshold, तो जब मतलब उनमें एक ना ख़ास किस्म की थ्रेशोल्ड काम कर रही होती है ह्यूमन ब्रेन में, अगर उस थ्रेशोल्ड से हम एक्सीड करते हैं तो आपका ब्रेन उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल जनरेट करता है या नहीं करता है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको वो ह्यूमन रिकग्निशन वाली एग्जांपल दी कि अगर आप किसी पर्सन से कोई 25-30 साल बाद मिले हो तो आप पहले ये भी अंदाज़ा लगाते हो कि क्या ये वो है कि नहीं है, और अगर वो हो तो फिर हम कहते हैं कि यस दिस इज़ दैट पर्सन। वो दरअसल न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही होती है, मतलब केमिकल्स जो हैं वो अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। अच्छा, अब आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है? ये तो ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब हम बात करते हैं ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन असल में एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है बेस्ड अपॉन ए मॉडल और बायोलॉजिकल न्यूरॉन, मतलब सेम उसी तरह काम करता है जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन काम करता है। वेयर ईच न्यूरॉन टेक्स इनपुट्स, वेट्स देम सेपरेटली, सम देम अप एंड पासेस दिस टू द सम थ्रू द नॉन लीनियर फंक्शन। ये मैं चीज़ आपको समझा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मॉडल या एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि इनपुट लेता है। ये इनपुट कोई भी नंबर हो सकता है और व्हाट्सोएवर। अब ये कोई इनपुट लेगा, ये इनपुट के ऊपर यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, सेम लाइक जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई हमारे पास लाइक योर यू कैन से काइंड ऑफ योर सोमा और न्यूक्लियस होता है जो कि केमिकल क्रिएट करता है जिसकी बेस पे न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है। तो वो यहाँ पे कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा और ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ये आउटपुट में चला जाएगा। अब इसकी जो आउटपुट होगी ये नेक्स्ट आने वाले सेल्स की है, ये नेक्स्ट आने वाले जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होंगी उनकी क्या होगी, ये इनपुट बन जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म हो सकता है, व्हाट्सोएवर डजंट मैटर। असल मैं कह देता हूँ कि जो भी फंक्शन होगा उसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ मैथमेटिकल वे में, वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा। और ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास इनपुट्स होंगी, मतलब हमने अपने वो कंप्लीट न्यूरॉन के मॉडल को यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर सम अप करके रख दिया है।
अब जब एक जगह पे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वो कुछ इस तरह काम करते हैं कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करते हैं, सेम लाइक ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन, और इसमें जो है ना, ये आप अपने तौर पे पढ़ लेना कि उसमें बायोलॉजिकल न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, सेल न्यूक्लियस है, इसमें नोड है, इसमें डेंड्राइट्स हैं, उसमें इनपुट होती है, सिनेप्सिस की जगह पे वेट्स होते हैं और आउटपुट की जगह इसमें आउटपुट होती है, उसमें एक्सॉन होता है। ये अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो बताया, इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये वाली करेक्टरिस्टिक्स क्या है? न्यूरॉन इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन मॉडल्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, इट इज़ एलिमेंट्री यूनिट। और ये आप पढ़ लेना, ये दरअसल एक न्यूरॉन होता है क्या, ये वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। मतलब इसमें कोई ना कोई एक्टिवेशन सिग्नल जनरेट होता है कि हमने इस न्यूरॉन को फायर करना है कि नहीं करना है। सो ये तमाम चीज़ें इसमें काम कर रही होती हैं। इसमें तमाम न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो अब हम बात करते हैं परसेप्ट्रॉन की। ये परसेप्ट्रॉन है क्या? ये परसेप्ट्रॉन इज़ अ न्यूरल नेटवर्क यूनिट, एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन दैट डज कंटेन कंप्यूटेशंस टू डिटेक्ट फीचर्स और बिजनेस इंटेलिजेंस इन इनपुट डेटा। मतलब आप ये समझ लो कि एक जो परसेप्ट्रॉन है ये एक न्यूरल नेटवर्क का एक यूनिट है। मतलब एक न्यूरॉन को आप कह लो कि एक कंप्लीट ना एक वो परसेप्ट्रॉन कहा जाता है, एक न्यूरॉन। अच्छा, वो जो न्यूरॉन है वो क्या करता है? वो इनपुट लेता है और फीचर्स को डिटेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे परसेप्ट्रॉन का एक सिंप्लीफाइड मॉडल दिखाया भी गया है कि यहाँ से ये इनपुट लेगा, ये कोई वेट ऐड करेगा, उन वेट को बाद में सम अप करेगा, और सम अप करने के बाद ये कोई ना कोई थ्रेशहोल्ड अप्लाई करेगा, और थ्रेशहोल्ड जैसे ये अप्लाई होगी तो हम कोई ना कोई चीज़ डिडक्ट कर लेंगे, कोई ना कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये सबसे पहले 1957 में बनाया गया था ये परसेप्ट्रॉन का मॉडल। तो परसेप्ट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंक रोजनब्लैट इन 1957। ही प्रपोज्ड अ परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल बेस्ड ऑन द ओरिजिनल। अच्छा, अब ये परसेप्ट्रॉन की ना एक कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग क्या है, ये ट्रेनिंग कैसे काम करती है, लेट्स डिस्कस दिस वन। मतलब अब हमारा टॉपिक ये है कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है, हमें पता चल गया। अब परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग हमने कैसे करवानी है हम ये देखेंगे। परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग करने के लिए कई तरह के रूल्स होते हैं, जिसमें परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल भी है, डेल्टा रूल भी है, ग्रेडियंट डिसेंट रूल भी है, एडम ऑप्टिमाइजर रूल भी है, देयर आर सेवरल अदर रूल्स। अच्छा, ए परसेप्ट्रॉन is an algorithms of supervised learning of binary classification। बाइनरी क्लासिफिकेशन में ये कह देता हूँ कि मेरे पास दो क्लासेस हैं। दो क्लासेस से मुराद या तो एक चीज़ है या एक चीज़ नहीं है, यस और नो के केस में। दिस एल्गोरिथम enables neurons to learn and processes elements in training set of। मतलब हमने करना क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट है, उस इनपुट को हमने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब अगर इसको मैं नॉन मैथमेटिकल वे में देखूं तो ये जो यहाँ पे इनपुट आएगी तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, बाद में उसको सम कर दोगे, और जो सम करने के बाद एक नंबर आएगा, उस नंबर के ऊपर आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दो। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि आउटपुट को, क्या हमने आउटपुट डिवेल्प करनी है या नहीं करनी, ये बताता है। मसलन कैसे? अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास कोई ना कोई एक, आप लॉजिक गेट्स पढ़ के आए हो, मसलन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एंड गेट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आपको अगर मैं इसकी आउटपुट कहूँ कि मुझे उसकी आउटपुट निकाल के दो, तो आप ये 0 0 की आउटपुट क्या निकालोगे? 0। वाई? बिकॉज आपको पता है कि अगर बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट, अगर यहाँ पे कोई एक भी इनपुट 0 हुई तो आंसर फिर 0, यहाँ पे भी 0। मतलब ये एक्टिवेशन फंक्शन, ये दरअसल एक एक्टिवेशन फंक्शन ही है कि जब कोई भी एक इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 आएगी, जब दोनों आउटपुट 1 होंगी तो आउटपुट 1 आएगी। सो ये एक तरह से हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन, ये एक्टिवेशन फंक्शन की डिटेल में आगे चल के आपको बताता हूँ। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है ना मॉडल है कि ये किस तरह काम करता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ, एक सिंगल लेयर होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन वो लर्न करते हैं लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स। मतलब
ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे ये कि या तो आपके पास आउटपुट 1 है या -1 है, मतलब दो क्लासेस में है, या -1 है या 1 है, या 0 है या 1 है, मतलब दो ही क्लासेस हैं। जहाँ पे लीनियरली सेपरेबल हो जाएं, मतलब आप सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट कैसे करना, ये मैं आगे एक डायग्राम से बताता हूँ। तो वहाँ पे आपके पास सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल भी हो सकता है या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे इस परसेप्ट्रॉन रूल को देखते हैं। अच्छा, परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल जो होता है ये दरअसल ना एक फिनोमेना है जिसको आप समझो कि हमने ना वेट ऑप्टिमाइज करने होते हैं। वेट ऑप्टिमाइज करने से क्या मुराद है, देखो मैं यहाँ पे एक इनपुट देता हूँ, मतलब ये इनपुट मैं देता हूँ और जैसे ही ये इनपुट सम अप होकर चली गई। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि मेरे पास ना एक आउटपुट थी भी, मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास अगर ये वाला इमेज है तो इस इमेज के रिलेटेड अगर मैं कह देता हूँ कि उसकी आउटपुट थी 1, समथिंग लाइक दिस, ये इसकी एक्चुअल आउटपुट है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा ये कि जब मैंने इसको वेट्स को इन इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। मतलब जब मैंने ऐड भी कर लिया, मतलब यहाँ पे आप देखो कि x1 w1 ये कुछ इस तरह होगा कि x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3। मतलब मेरे पास इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग वेट। अब आप ये कहोगे कि ये वेट कहाँ से आई, ये वेट रैंडमली इनिशियलाइज हुए। जब मैं इन तमाम को सम अप करूँगा तो मेरे पास एक आंसर आएगा, मतलब मैं यहाँ पे पहुँच गया। मैं उसके ऊपर कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फंक्शन लगाऊंगा। अब वो जो थ्रेशोल्ड फंक्शन लगाने के बाद मेरे पास एक आउटपुट आ गई, और वो आउटपुट फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे मेरे पास था 1 एक्चुअल आउटपुट, और वो आउटपुट मेरे पास आ गई 0.3 जो थ्रेशोल्ड लगाने के बाद है। अच्छा, अब जब मैं ये देखूंगा कि y एक्चुअल और y प्रेडिक्टेड, ये y प्रेडिक्टेड है, y प्रेडिक्टेड, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, मतलब 1 माइनस 0.3, तो आप मुझे ये कहोगे कि सर इनके दरमियान डिफरेंस है 0.5 का। मतलब हम ये कह देते हैं, आप कहते हैं कि 0.5 का डिफरेंस आ गया, सॉरी 0.7 का डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये दरअसल एक एरर है, दरअसल ये एक एरर है। ये जो मैंने प्रोसेस परफॉर्म किया है ना, इधर जाने वाला, मतलब एक आउटपुट निकालने वाला, सबसे पहले मेरे पास इनपुट आई, मैंने उसके साथ वेट को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन से, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन तमाम को मैंने ऐड कर दिया और उस पर कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, तो यहाँ पे कोई ना कोई आउटपुट आई, और वो समझ लो कि वो आउटपुट आ गई ये वाली। अब ये जो आउटपुट आई है दिस वन, अब ये जो आउटपुट आई है, इस आउटपुट का आप ये देखो कि ये हमारी जो एक्चुअल आउटपुट थी, मतलब जो कि उसके रिलेटेड एक्चुअल लेबल था, उससे कितनी दूर है। हम ये माइनस करके बता सकते हैं कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ये उससे 0.7 दूर है। अब ये जो 0.7 दूर है, ये दरअसल आपके पास एरर है, ये आपके पास एक एरर है। अब इस एरर को मैंने ऑप्टिमाइज करना है। एरर को मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, मतलब आप देखो कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं दोबारा अपडेट कर सकता हूँ। मेरे पास वेट्स हैं, क्योंकि इनपुट तो वही रहेगी, ये तो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इनपुट का एक वेक्टर होगा, एक मैथमेटिकल मैट्रिक्स होगा। जब मैं इन वेट्स को अपडेट करूंगा, मतलब पहले मेरे पास वेट्स की कोई और वैल्यू थी, अब मैंने वेट्स की वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे करके देखी। जैसे ही मैंने वेट्स की वैल्यूज अपडेट की, नेक्स्ट मेरे पास जो यहाँ पे आउटपुट आ गई, वो आ गई कितनी, 0.4। पहले 3 थी, अब वैल्यू आ गई 0.4। तो 1 माइनस, और एक्चुअल कितनी थी, 1। अब 1 माइनस 0.4, आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर वुड बी 0.6। देखो अब आपके पास ये जो 0.6 है, क्या ये इससे कम है, यस। मतलब
एरर कुछ ना कुछ कम हुआ है। मतलब मैं क्योंकि ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करते हुए मेरी जो एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट, इसका डिफरेंस कम से कम करता जा रहा हूँ बाय ऑप्टिमाइजिंग वेट्स और बाय एडजस्टिंग वेट्स। मतलब मैं वेट्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं वेट्स को एडजस्ट करता चला जाऊंगा, मेरा जो एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब वो एल्गोरिथम हमारा ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगा। सो जो तो मैं प्रोसेस इधर से इधर परफॉर्म करूंगा, इसको आप कहते हो फॉरवर्ड पास, और जो आप प्रोसेस वापस परफॉर्म करते हो मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इसको आप कहते हो बैकवर्ड पास। ये कैसे करते हैं, ये कंप्लीट इसके पीछे मैथमेटिक्स है। मैंने सिर्फ अभी आपको बताया है कि फॉरवर्ड पास में हम एक्चुअल आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं, और बैकवर्ड पास के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस आउटपुट को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब वेट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, एरर फाइंड आउट करते हैं या एरर को मिनिमाइज करते हैं। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम किया जाता है। यही वजह है कि ये देखो एरर वापस प्रोपेगेट होते हैं, और प्रोपेगेशन होने के बाद हम दोबारा वेट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और एरर को कम से कम करते जाते हैं। सो द perceptron receives multiple input signal, and if the sum of the input signal exceeds a certain threshold, it's either output a signal or doesn't return the output. In context of supervised learning, the classification this can then be used to predict the class of a sample. अब मैंने इसको थोड़ा सा ना मैथमेटिकल वे में ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ये देखो, मतलब मैं इसको यहाँ पे ये चीज कहता हूँ, perceptron is a function that maps the input x which is multiplied with the learned weight coefficient. अच्छा, एक चीज और गौर से देखो कि ये जो हमारे पास वेट्स थे ना, ये वाले वेट्स जो हम ऊपर से देख के आए हैं, ये एक हद के बाद जाके ये दोबारा जो है ये नहीं होंगे, मतलब ये ऑप्टिमाइज होना बंद हो जाएंगे। मैक्सिमम एरर उतना दूर, आप कभी भी 100% जो है ना एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं कर सकोगे। सो मैं इसको यहाँ पे ये वही मैंने मैथमेटिकल मॉडल बना दिया है कि w डॉट एक्स प्लस बी, ये b क्या है ये बताता हूँ, ये बायस होती है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अगर ये चीज़ हो और ये ग्रेटर देन 1 0 है तो मैं इसको कहूँगा कि 1 प्लॉट कर दो, अदरवाइज उसको 0 प्लॉट कर दो। ये हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई, ये हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई। सो इस इक्वेशन को जब मैं देखूंगा तो इस इक्वेशन में कौन सी क्या चीज़ है, w जो हमारे पास होगा ये वेट्स का वेक्टर होगा, b जो हमारे पास है ये बायस है, और x जो हमारे पास है ये इनपुट वेक्टर है। ये इनपुट वेक्टर है जिसकी बेस पे हम ट्रेनिंग करते हैं, और इस तमाम को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन i ऑफ m, m इज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, मतलब एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। हमारे पास इनपुट कोई एक से ज्यादा भी तो हो सकती है ना, हमने तो ट्रेनिंग करनी है ना। सो ये हमारे पास एक फिनोमेना होता है परसेप्ट्रॉन कैसे काम। द आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड 1 और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस। इनपुट इसके परसेप्ट्रॉन के कुछ इस तरह होगी, और ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि ये W0 इसके साथ इनपुट कोई नहीं है, और W1 X1 W2 X2 Wn Xn अप टू Xn, और इसके ऊपर कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फंक्शन। ये वो थ्रेशोल्ड फंक्शन है जो हम लगाते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड फंक्शन कई तरह के हो सकते हैं, ये मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, स्टेप फंक्शन भी हो सकता है, साइन फंक्शन भी हो सकता है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि मेरी इनपुट जो है वो अगर यहाँ पे है तो मैं ये वाला फंक्शन लगाऊंगा, अगर इनपुट यहाँ पे है तो मैं ये वाला फंक्शन, जहाँ पे इनपुट आएगी हम वहाँ पे वो वाला फंक्शन लगा देते हैं। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसका एक मैथमेटिकल मॉडल है। अच्छा, ये तो इसका थोड़ा बहुत ना इंट्रोडक्शन था कि ये कैसे काम करता है। हम एक कंप्लीट एक ट्रेनिंग रूल हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हम उसकी ट्रेनिंग करवा के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक एग्जांपल ज़रा आप देखना
कि मैं आपके सामने ना एक ना रिग्रेशन की एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ आपको कि ये कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि हमारे पास कुछ डाटा है, तो कुछ मैं यहाँ पे ना डाटा पॉइंट्स लेता हूँ। कौन कौन से, लाइक ये डाटा पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, दिस वन, दिस वन। इसको मैं कह देता हूँ मतलब x1 और इसको मैं कह देता हूँ x2 और इसको मैं कह देता हूँ समथिंग लाइक दिस और व्हाट। सो ये आउटपुट है, फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है। अच्छा, एक पॉइंट मेरे पास है ये वाला 3, 5 और एक पॉइंट मेरे पास है 4, 9। ये है मेरे पास पॉइंट आ गया फॉर एग्जांपल 8 और 11। समझ लो कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट्स की CGPA प्रिडिक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। मतलब एक सब्जेक्ट को मैं कह देता हूँ कि ये x1 सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 लाइक दिस वन, सब्जेक्ट 1, और एक मेरे पास जो है x2 दैट इज़ अ सब्जेक्ट 2। मतलब ये मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट 2। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के यहाँ पे अगर इतने मार्क्स हैं तो हम ये कह देते हैं कि इसकी जो CGPA होगी ना ये 3.1 होगी, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस हम कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि इसकी CGPA होगी 3.7 और जिस स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट 1 और 2 में इतने मार्क्स हैं उसकी CGPA आ जाएगी 3.9। ये हमारे पास जो 3 है ना, ये आप समझ लो कि ये डाटा पॉइंट्स हैं। अब ये जो चीज़ है ये मेरे पास एक ट्रेनिंग के लिए है और ये जो मेरे पास है ये क्या है, ये एक्चुअल आउटपुट है। मतलब मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कि अगर मैं वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग करवाऊँगा, ट्रेनिंग करने के बाद वो कोई ना कोई आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। मसलन मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे एक इनपुट ये वाली आ गई और यहाँ पे ये न्यूरॉन मैंने लगा दिया लाइक दिस वन, और ये इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होगी। ये मेरे पास एक न्यूरॉन है और यहाँ पे एक आउटपुट आएगी। मतलब ये मेरे पास आ गया x1 और ये आ गया क्या x2 और ये मेरे पास एक आ गई आउटपुट या y, ये आउटपुट मेरे पास आ गई। अच्छा, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो आउटपुट है इस आउटपुट को मैं y एक्चुअल की बजाय मैं y प्रेडिक्टेड कहता हूँ, जो कि पहले हम डिस्कस भी करके आए हैं। ये y AC मैं लिख देता हूँ एक्चुअल के लिए, ACT। अब यहाँ पे पहले मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। मतलब ट्रेनिंग में क्या करवाता हूँ, जब फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ पे 3 जाएगा और यहाँ पे 5 जाएगा। ये पहले वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है दिस वन। ये जो एग्जांपल है ये एक वेक्टर है और इसको अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे पास पहली ट्रेनिंग एग्जांपल मतलब x1 x2, पहली ट्रेनिंग एग्जांपल, दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल, तीसरी ट्रेनिंग एग्जांपल। मतलब ये पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये दूसरे स्टूडेंट का, ये तीसरे का। अब अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रन करता हूँ या ट्रेन करवाता हूँ और ये इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट के भी इसी तरह का एक मैट्रिक्स बनेगा, मतलब वेक्टर बनेगा 1 2 3। अब जब मैंने इसकी ट्रेनिंग की तो मैंने इसको ना ये वाली इनपुट यहाँ पे दे दी। जब ये वाली इनपुट दी तो ये इनपुट यहाँ पे मतलब 3 और 5 जब, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या थी 3.1। अच्छा, यहाँ पे ना वेट्स काम कर रहे होने हैं, ये वेट W1 और ये वेट W2। मतलब अगर मैं अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास इक्वेशन में आ जाएगा x1 W1 और प्लस x2 W2, x2 W2, ऐसे ही होगा। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो मैंने x की जगह पे मैंने वैल्यू लगा दी क्या 3,
x1 और w मैंने कोई एक एज्यूम किया, कोई एक वेक्टर, ये इनिशियली कोई भी रेंडमली जनरेट किया जा सकता है। w में फॉर एग्जांपल कह देता हूँ ये 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 6। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू 5 है, जो कि यहाँ पे 5 है भी, ये देखो ये वाली वैल्यू, ये मेरे पास 5 है भी, और मैं यहाँ पे अगर इसको 5 मल्टीप्लाई बाय करता हूँ, क्या इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय w2 की वैल्यू जो मेरे पास आ गई, मैं कोई रेंडमली इनिशियलाइज 1 कर देता हूँ, तो ये आंसर क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, और आंसर क्या आया हमारे पास 11 पे जब मैंने कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया तो एक्टिवेशन फंक्शन ने मुझे आंसर क्या दिया 2.5, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, डजेंट मैटर, 2.5। अब देखो 2.5 में और इसमें कितना डिफरेंस है 3.1 में, जो कि एक्चुअल आउटपुट थी। ये प्रिडिक्टेड आउटपुट yp आ गई, y प्रिडिक्टेड ये वाली दिस इज योर y प्रिडिक्टेड एंड दिस वन वाज द y एक्चुअल। अब यहाँ से ये तो एक था फॉरवर्ड पास जो कि इस न्यूरॉन के ऊपर इस तरफ काम किया, अब यहाँ से एक बैकवर्ड पास वापस आएगा जो इस तरफ आएगा। अब इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है, इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये पहली एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए था, मतलब मैं ये कह देता हूँ कि अभी तक हमने सिर्फ ये वाली ट्रेनिंग एग्जांपल पे काम किया है। अभी हम सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल पे अगर काम करेंगे तो शायद उसका जो आंसर आएगा वो आएगा, फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ कि वो आ जाएगा 3.1 जो एक्चुअल था। देखो 3.7 और 3.1 में भी डिफरेंस है। फिर मैं तीसरी ट्रेनिंग एग्जांपल की बात करता हूँ। जब ये तीसरी ट्रेनिंग एग्जांपल गई तो इसका जो आंसर आया, मतलब y प्रेडिक्टेड आया, वो आ गया 3.2। और देखो 3.2 और 3.9 में भी डिफरेंस है। अच्छा, अब जब मैं इसका कंप्लीट डिफरेंस को ऐड करूंगा, मतलब पहले मैं क्या करूंगा, मैं 3.1 माइनस 2.5 ये डिफरेंस निकालूंगा। फिर मैं मेरे पास 7 माइनस 3.1, 3.7 माइनस 3.1, मतलब दूसरी एग्जांपल की एक्चुअल आउटपुट माइनस दूसरी एग्जांपल की प्रेडिक्टेड आउटपुट। इसी तरह मैं 3.9 और 3.9 में से माइनस करूंगा 3.2, तो देखो यहाँ पे इन सब का कोई ना कोई आंसर आएगा ना, ये 3 आंसर्स आएंगे। यहाँ पे भी एक आंसर आएगा, एक आंसर यहाँ पे आएगा, एक आंसर यहाँ पे आएगा। जब मैं इन तीनों के आंसर को ऐड करूंगा तो मेरे पास सम ऑफ एरर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल का एरर, ये दूसरी एग्जांपल का एरर, ये तीसरी एग्जांपल का एरर, तो मेरे पास सम ऑफ एरर आ जाएगा। सम ऑफ एरर, वो जो सम ऑफ एरर होगा, असल में मैंने उस सम ऑफ एरर को कम से कम करना है। देखो पहली दफा जो सम करने के बाद जो मेरे पास एरर आया था, वो एरर मेरे पास था, फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूं कि 9.7 या समथिंग लाइक दिस। अगली दफा वो जो एरर नेक्स्ट आइट्रेशन पे, मतलब मैंने वेट्स अपडेट किए, रीआइट्रेट किया, तो मेरे पास वो एरर रह गया फॉर एग्जांपल 6.7, मतलब एरर कम हुआ। फिर मैंने वेट्स अपडेट किए थर्ड आइट्रेशन में, वो एरर मेरे पास कम होके रह गया 2.9। फिर मैंने आइट्रेट किया तो ये एरर मेरे पास रह गया 1.2, और लास्ट पे जब मैंने आइट्रेट किया तो एरर 0.0007 पे चला गया, मतलब एरर देखो कम से कम होता चला गया। दरअसल जो हमारे पास ये होता है ना, जो ये हम मतलब यूज़ करते हैं, ये मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स या न्यूरल नेटवर्क, इसमें दरअसल एरर ऑप्टिमाइजेशन ही हो रही होती है। एरर ऑप्टिमाइजेशन, और एरर को ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो हमारे पास जितने भी रूल्स हैं, अभी हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। कुछ रूल्स हैं लाइक हमारे पास परसेप्ट्रॉन रूल है, परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल,
परसेप्ट्रॉन रूल, एक हमारे पास डेल्टा रूल होगा, डेल्टा रूल, और एक हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट रूल, जीडी रूल भी कहते हैं। ये जो रूल्स है ना, ये दरअसल यही काम करते हैं। ये इन रूल्स में ही ये मतलब ना हम ये रूल्स क्या करते हैं, ये रूल्स इस एरर को कम से कम करते हैं, मतलब ऑप्टिमाइज करते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल काम होता है, एरर मिनिमाइजेशन। जहाँ पे एरर कम से कम होगा वो हमारे आइडियल वेट्स हैं, आइडियल वेट्स W, और हम उन वेट्स की बेस पे फिर कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो इसको ज़रा मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट में भी आपको थोड़ा सा समझा। यहाँ पे आपके सामने एक लीनियर रिग्रेशन की ना एक हाउस प्राइस एस्टिमेशन की एग्जांपल है। सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन है, ट्रेनिंग सेट भी दिया हुआ है, और उसमें कोई ना कोई हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बता के आया हूँ। ये सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल के ऊपर हम ये लगाएंगे, और जिस ट्रेनिंग एग्जांपल की हम बात करेंगे, मतलब ट्रेनिंग एग्जांपल 1, ट्रेनिंग एग्जांपल 2, 3, 4, उसको मैं I और J के सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट से मैं डिनोट करूँगा, इंडेक्स ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल। सो ये टोटल 47 ट्रेनिंग एग्जांपल है। मतलब अगर आपको घर का साइज दिया गया हो स्क्वायर फीट में, तो आप बता सकते हो कि उस घर की प्राइस क्या होगी। With our training set defined, how do we use it? Take the training set, this pass into this one, और एल्गोरिथम जो प्रेडिक्ट करेगा, मतलब एक हाइपोथेसिस बनाया जाएगा। ये वो हाइपोथेसिस है, मतलब h थीटा ऑफ x वी कैन से थीटा नॉट। ये दरअसल एक बायस टर्म है। ये बायस क्या है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बायस क्या है। और यहाँ पे ये हम चीज़ जो करके आए हैं ऑलरेडी, यही हमने देखा है कि ये कैसे काम करता है। हमने यही काम अभी तक किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पैरामीटर्स, ये मैं आपको ये दे दूंगा तमाम चीज़ें। आप उससे पहले ये देखो कि हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी, ये हाउस प्राइस एस्टिमेशन। मैं यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन चाहता हूँ, मतलब ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये एक बेस्ट फिट लाइन बनाता होता है इस तरह की, जो कि तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स और तमाम रिकॉर्ड को उस लाइन के करीब करीब जो है वो बेस्ट फिट करेगा। वो जो वेट्स थे ना, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो दरअसल ये स्लोप डिफाइन करते हैं, ये वाली स्लोप। और जो आपके पास एक थीटा नॉट होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं बायस टर्म, जो कि मैं अभी तक आपको बताता रहा हूँ, वो दरअसल यहाँ पे शिफ्ट बताता है। मतलब ये लाइन इसी स्लोप पे यहाँ पे भी तो लगाई जा सकती थी, यहाँ पे भी लगाई जा सकती थी, यहाँ पे भी लगाई जा सकती थी। देखो लाइन की स्लोप सेम है, लेकिन ये लाइन कितनी शिफ्ट करनी है ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बायस टर्म बताएगी। सो ये हमारे पास बायस का ये काम होता है, जो कि बेस्ट फिट लाइन में इंटरसेप्ट का काम करता है। अगर आप लाइन इक्वेशन को देखो, जो कि ऑलरेडी आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आए। सो अब ज़्यादा इतनी डिटेल में जाने की बजाय हमने ये बेस्ट फिट लाइन देखनी होती है, और ये बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए हमने अपने इस हाइपोथेसिस को टोटली वहाँ पे बेस्ट फिट करना है। सो एक चीज़ होती है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था, हमने टोटल कॉस्ट निकाली। वो जो एरर आया था, वो जो एरर था, वो एरर कुछ यही वाला था कि हम हमारी प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस हम निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको स्क्वायर करते हैं, और ये तमाम एग्जांपल के लिए करेंगे तो एक आउटपुट आएगी। ये दरअसल हमारे पास मीन स्क्वायर एरर होता है, मीन स्क्वायर एरर होता है। अब उस मीन स्क्वायर एरर की जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक आउटपुट आएगी, कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। मैंने उस वैल्यू को कम से कम करना है। सो उस वैल्यू को कम से कम करने के लिए हम बात करेंगे डेल्टा रूल और परसेप्ट्रॉन रूल की। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। हम उस पर बात करते हैं।